तो आज बात करते हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जहां सम्मान और रणनीति आमने सामने आ गए। ये सिर्फ दो सेनाओं की जंग नहीं थी, नहीं नहीं, ये तो दो अलग अलग दुनियाओं, दो विचारधाराओं का महासंग्राम था। एक ऐसा टकराव जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। सवाल ये है कि क्या शूरवीरता एक पूरा साम्राज्य हरा सकती है? मतलब क्या जंग के मैदान में अपने उसूलों पर टिके रहना इतना महंगा पड़ सकता है कि कोई अपनी सल्तनत ही गंवा बैठे? यही सवाल है जो तराइन की कहानी के बिल्कुल दिल में बसा है। तो चलिए सीधा मैदाने जंग में चलते हैं। समय है 12वीं सदी का आखिर और उत्तर भारत की जमीन पर दो बहुत बड़ी ताकतें टकराने वाली थीं। एक तरफ थे अपनी जमीन, अपनी आन के रक्षक राजपूत, और दूसरी तरफ थे अपनी महत्वाकांक्षा की आग में जलते हुए गौरी आक्रमणकारी। और इन दोनों में फर्क देखिए, मतलब जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ राजपूत, जो यहाँ के स्थापित शासक थे और जिनके लिए लड़ाई एक सम्मान की बात थी, एक कोड ऑफ ऑनर था। उनकी सेनाएं भी अलग अलग सरदारों के प्रति वफादार थीं। और दूसरी तरफ गौरी आक्रमणकारी, इनका मकसद साफ था, विस्तार। इनकी फौज एक कमांडर के नीचे एकजुट थी और इनकी रणनीति वो सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए बनी थी। अब ये जो सम्मान की बात है ना, ये राजपूतों के लिए कोई कहने सुनने की चीज नहीं थी। नहीं, ये उनके खून में था। यही उनका युद्ध करने का तरीका था, उनके जीने का तरीका था। एक ऐसा सिद्धांत जिसे वो किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं थे। और इसी सिद्धांत को कहते थे धर्म युद्ध, मतलब एक राइचस वॉर, एक न्याय की लड़ाई। इसके नियम बड़े साफ थे। धोखे से वार नहीं करना, रात के अंधेरे में हमला नहीं करना, और अगर दुश्मन पीठ दिखाकर भाग रहा है तो उस पर वार करना अधर्म है। सोचिए, एक ऐसी लड़ाई जहां नियम नतीजों से ज्यादा जरूरी थे। जैसा कि एक कहावत बताती है, उनके लिए युद्ध लगभग एक धर्म जैसा था। वे महज नतीजों पर सम्मान और वीरता को प्राथमिकता देते थे। मतलब साफ है, जीत से ज्यादा जरूरी था कि आप कैसे लड़े, बहादुरी से, सम्मान से। यही उनकी पहचान थी। तो मैदान पर ये सब दिखता कैसे था, जरा कल्पना कीजिए। हजारों घुड़सवार एक साथ, एक सीधी लाइन में दुश्मन की सेना को चीरने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हर सिपाही अपनी व्यक्तिगत वीरता दिखाने के लिए बेताब है। और उनके साथ है विशालकाय हाथी, जो दुश्मन की फॉर्मेशंस में खलबली मचा देते थे। ये ताकत का प्रदर्शन था, ब्रूट फोर्स, रणनीति या चालाकी का खेल नहीं। और फिर आता है वो दिन, पहला टकराव। साल था 1191, जगह थी तराइन का मैदान। अब राजपूतों की सम्मान वाली युद्ध नीति का असली इम्तिहान होना था। और जानते हैं क्या हुआ? 1191 में राजपूतों का ये तरीका, ये हमला बिल्कुल कामयाब रहा। पृथ्वीराज चौहान की सेना का वो जबरदस्त कैवलरी चार्ज इतना ताकतवर था कि उसने मोहम्मद गौरी की सेना को तहस नहस कर दिया। गौरी की सेना इस सीधे वार के आगे एक पल भी नहीं टिक पाई और उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। अब इस जीत का असर सिर्फ जंग के मैदान तक नहीं रहा, इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर हुआ। राजपूतों को यकीन हो गया कि उनकी युद्ध नीति, उनका सम्मान का कोड ही सबसे बेहतर है। इसने कह सकते हैं एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर दिया। और यही आत्मविश्वास आगे चलकर बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। ठीक एक साल बाद 1192 मोहम्मद गौरी वापस आया, लेकिन इस बार वो वही गौरी नहीं था जो हार कर गया था। नहीं, वो अपनी हार से सीख कर आया था। और इस बार उसके दिमाग में एक ऐसा प्लान था, एक ऐसी रणनीति थी जो राजपूतों की सबसे बड़ी ताकत को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बनाने वाली थी। और उसकी तैयारी का अंदाजा लगाइए, 1,20,000 सैनिक। पर असली तुरुप का इक्का ये नंबर नहीं था। असली गेम चेंजर थे 10,000 हॉर्स आर्चर्स, यानी घुड़सवार तीरंदाज। ये वो लड़ाके थे जो घोड़े पर बैठे बैठे तीर चलाते थे और पलक झपकते ही गायब हो जाते थे। ये सेना सीधी टक्कर के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन को परेशान करने, थकाने और तोड़ने के लिए थी। गौरी की रणनीति कमाल की थी। समझिए, 4 कदम का एक जाल। पहला कदम, अपने घुड़सवार तीरंदाजों को भेजो, दूर से तीर बरसाओ और राजपूतों को गुस्सा दिलाओ। दूसरा कदम, जैसे ही राजपूत गुस्से में अपनी पूरी ताकत से हमला करें, पीछे हटने का नाटक करो। तीसरा कदम, जब राजपूत अपनी फॉर्मेशन तोड़कर आगे आ जाएं, तो उन्हें चारों तरफ से घेर लो। और चौथा,
आखिरी कदम, जब वो थक कर बिखर कर फंस चुके हों, तब अपनी ताज़ी रिजर्व सेना से आखिरी हमला कर दो। खेल खत्म। तो अब देखिए दोनों में फर्क। राजपूतों की ताकत थी उनका जबरदस्त सीधा हमला, लेकिन वो प्रिडिक्टेबल था, उसका अंदाजा लगाना आसान था। वहीं गौरी की ताकत थी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, वो हालात के हिसाब से अपनी चाल बदल सकता था। राजपूतों की सेना में कोऑर्डिनेशन की कमी थी क्योंकि सरदार अलग अलग थे, जबकि गौरी की सेना एक दिमाग से एक कमांड पर चल रही थी। तो आखिर राजपूत हारे क्यों? कई वजहें थी। एक तो पहली जीत के बाद की वो आत्मसंतुष्टि, दूसरा गौरी को कम आंकने की बहुत बड़ी भूल, फिर उनके पास लंबी लड़ाई के लिए कोई रिजर्व फोर्स नहीं थी, और हाँ, राजपूत राजाओं के बीच की अपनी अनबन ने भी उन्हें एक होने नहीं दिया। पर सबसे बड़ी वजह, वो अपनी पुरानी पारंपरिक रणनीति से इतने बंधे हुए थे कि उसके सामने जो नई चुनौती आई उसे वो समझ ही नहीं पाए। और तराइन की दूसरी लड़ाई, ये सिर्फ एक लड़ाई की हार जीत का मामला नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत थी। इस एक दिन ने आने वाली कई सदियों के लिए उत्तर भारत की तकदीर लिख दी थी। गौरी की जीत का मतलब था राजपूतों के दबदबे का अंत। पावर का सेंटर अब बदल रहा था। उत्तर भारत में एक नई शक्ति, एक नई हुकूमत अपनी जड़ें जमा रही थी। और ये सब कितनी तेजी से हुआ, ये देखिए। 1192 में हार हुई और उसके बाद एक अजमेर जैसे बड़े बड़े राजपूत किले गिरने लगे। और फिर सिर्फ 14 साल के अंदर 1206 में गौरी के ही एक सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। एक ऐसी सल्तनत जो अगले 300 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाली थी। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। राजपूतों का सम्मान, उनकी वीरता, यकीनन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। पर सवाल ये है कि क्या बदलती हुई दुनिया में वही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं है, बल्कि हमारी जिंदगी के लिए भी है, कि कब हमारी सबसे बड़ी ताकत ही हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है।